हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। बेटा आज आप लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पहली क्लास में आप लोगों ने भौतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन किया। आज आप लोग मानवीय संसाधन मानवीय संसाधन मानवीय संसाधन के विषय में अध्ययन करेंगे। बेटा मानवीय संसाधन की हम बात करें तो मानवीय संसाधन वे होते हैं जिसमें व्यक्ति का कुशल प्रशिक्षण, जो भी वो प्रशिक्षण शिक्षा इत्यादि लेता है उस पर निर्भर करता है। बेटा किसी भी राष्ट्र की उन्नति की अगर हम बात करें तो वो संसाधनों पर निर्भर करती है। अगर हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में कार्य करने वाले जो सभी व्यक्ति, जो जैसे कि प्रधानाध्यापक हो गया, शिक्षक हो गए, लिपिक हो गए, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हो गए इत्यादि का मानवीय संसाधन में उपयोग होता है। तो बेटा मानवीय संसाधन वे होते हैं जो व्यक्ति की कुशलता और उनके प्रशिक्षण पर निर्भर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मानवीय संसाधनों के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर में है मानवीय संसाधनों की योजना। मानवीय संसाधनों की योजना। जब तक हम किसी चीज की योजना नहीं बनाते हैं तब तक हमारा कार्य किसी सही ढंग से नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले ये मानवीय संसाधनों की योजना बनानी चाहिए, जिसमें सबसे पहले कितने शिक्षक हमें चाहिए, मतलब कि इसमें सबसे पहले नंबर में कितने शिक्षक चाहिए। जब हम किसी संस्था का निर्माण करते हैं तो उसमें किन किन विषयों में कितने शिक्षक चाहिए इसकी भी योजना हमें बना लेनी चाहिए। किस विषय के लिए चाहिए, अर्थात विषय के अनुसार, मतलब कि जो भी विषय है जिसमें जितने भी छात्र हो उनके अनुसार हमें योजना बनानी चाहिए। अगले नंबर में आता भविष्य की, थर्ड नंबर में भविष्य की योजना के अनुसार। बेटा हम अपने भविष्य की प्लानिंग करके सभी कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, तो हमें भविष्य में किस तरह की क्या आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगले नंबर में आता है भर्ती एवं, सेकंड नंबर में भर्ती एवं चयन प्रक्रिया। इसके अलावा बेटा हमें भर्ती और चयन प्रक्रिया के हिसाब से भी व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें बेटा सबसे नंबर में आता है शिक्षकों की भर्ती हो गया, शिक्षकों की भर्ती। अगले नंबर में योग्यता निर्धारण, हमें किस सब्जेक्ट के लिए, किस विषय के लिए कितनी भर्ती करनी है, ये सारी चीज हमें मानवीय संसाधनों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बेटा योग्यता का निर्धारण, बेटा जिस विषय के लिए जिस योग्यता की आवश्यकता है उसका निर्धारण भी सही ढंग से कर लेना चाहिए। अगले नंबर में आता है चयन प्रक्रिया। चयन
प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया बेटा, इसमें फर्स्ट नंबर में आता है मेरिट के अकॉर्डिंग। मेरिट, भाई चयन प्रक्रिया मेरिट के अनुसार भी हो सकती है, परीक्षा के अनुसार भी हो सकती है, परीक्षा। इसके अलावा बेटा इंटरव्यू, चाहे वो मेरिट के अकॉर्डिंग हो चाहे वो परीक्षा के अनुसार हो। इसके अलावा बेटा इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, चयन प्रक्रिया जो है वो इंटरव्यू के भी अनुसार हो सकती है। अगले नंबर में आता है फोर्थ नंबर में नियुक्ति एवं पद स्थापन। नियुक्ति एवं पद स्थापन, बेटा हमें किस सब्जेक्ट के लिए कितनी नियुक्ति करनी है और उसमें कौन कौन से पदों को लाना है, ये भी हमें इसी प्रक्रिया के माध्यम से हमें जरूरत पड़ती है। तो नियुक्ति में बेटा सबसे पहले नियुक्ति पत्र देना, नियुक्ति पत्र देना। इस प्रक्रिया के अनुसार हमें जो बच्चे इस योग्य हो, जो उस पद को सही ढंग से संभाल सके, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाता है, चाहे वो इंटरव्यू के माध्यम से हो, चाहे वो परीक्षा के माध्यम से हो इत्यादि। बेटा अगले नंबर में आता है सही व्यक्ति को पद में रखना। सेकंड नंबर में सही व्यक्ति को पद में रखना, जो भी उस पद के अनुरूप हो उस व्यक्ति को पद में रखना चाहिए ताकि हमारे देश का सही ढंग से विकास हो सके। अगले नंबर में आता है प्रशिक्षण विकास। फिफ्थ नंबर में प्रशिक्षण विकास। इसके अलावा जरूरी नहीं कि एक बार जो हम डिग्री और सर्टिफिकेट लेकर आ गए हैं तो उसका हम समय समय पर मूल्यांकन न करें, तो समय समय पर बेटा प्रशिक्षण और विकास भी देते रहना चाहिए, जिसमें बेटा सेवाकालीन प्रशिक्षण हो गया, सेवाकालीन प्रशिक्षण। इसके अलावा कार्यशालाएं हो गई, कार्यशालाएं मतलब कि कभी कभी समय समय पर सेवाकालीन प्रशिक्षण देना चाहिए, और इसके अलावा कार्यशालाएं वर्कशॉप भी चलाते रहनी चाहिए ताकि बच्चों को उस विषय का सही ढंग से नॉलेज हो सके। इसके अलावा बेटा ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो गया, इत्यादि भी कराते रहना चाहिए। अगले नंबर में आता है कार्य विभाजन। 6 नंबर में कार्य विभाजन। इसके अलावा कार्यों का भी विभाजन करते रहना चाहिए, और जिसके जो भी दायित्व हो उनका भी निर्धारण करते रहना चाहिए। मतलब एक ही व्यक्ति पर सारे दायित्व को नहीं सौंपना चाहिए। बेटा इसमें इसके अंतर्गत आता है विषय बांटना, कक्षा भार, मतलब जब हम कार्यों का विभाजन करते हैं तो बेटा उसी के अनुसार हमें विषय को बांटना चाहिए, अर्थात समय सारणी का निर्माण करना चाहिए। कक्षा का भार मतलब कि सभी के हिसाब से देना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अतिरिक्त जिम्मेदारियां
जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। वो उनके स्किल के अनुसार, जिस तरह से उनका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है उसके अनुसार उनको अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी दे देनी चाहिए। अगले नंबर में आता है 6 नंबर में प्रेरणा। समय समय पर बच्चों को या जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में लिप्त है उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि वो और भी अधिक कार्य कर सके। इसके अंतर्गत आता है बेटा प्रोत्साहन देना, पुरस्कार, प्रशंसा, प्रोत्साहन, पुरस्कार, प्रशंसा। बेटा जब हम किसी कार्य को करवाते हैं या करते हैं तो हमें सबसे पहले मोटिवेट करना चाहिए। उस मोटिवेट करने के बाद हमें पुनर्बलन मतलब फीडबैक देना चाहिए। उसमें बेटा हम पुरस्कार दे सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं और उस बच्चे की या जो भी कार्य कर रहा है उसकी प्रशंसा भी कर सकते हैं। अगले नंबर में आता है बेटा, इसको मैं रेस कर रही हूँ, सेवेंथ नंबर में आता है पर्यवेक्षण एवं, सेवेंथ नंबर में पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन। बेटा समय समय पर जो भी मानवीय संसाधन हमें प्राप्त हुए हैं उनको उनका पर्यवेक्षण करते रहना चाहिए। वो पर्यवेक्षण किस तरह से होता है बेटा, जिसमें बेटा शिक्षण कार्य की निगरानी करते रहना चाहिए, शिक्षण कार्य की निगरानी। इसके अलावा सुझाव देना, जो कार्य गलत ढंग से हो रहे हो, सही ना हो रहे हो, उनको समय समय पर सुझाव देते रहना चाहिए। बेटा 8 नंबर में आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन बेटा जब हम किसी कार्य को करते हैं, जब तक हम मूल्यांकन नहीं कर लेते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो भी कार्य है वो सही दिशा की ओर जा रहा है। मतलब कि शिक्षक के कार्यों का मूल्यांकन, शिक्षक के कार्यों का मूल्यांकन। इसके अलावा इसी में आता है गोपनीयता। गोपनीयता समय समय पर हमें शिक्षक के कार्यों का मूल्यांकन करने चाहिए और इसके अलावा हमें जो भी तथ्य ऐसे हैं जो सबके सामने उजागर नहीं किया जा सकता है तो उसको गोपनीय भी रखना चाहिए। अगले नंबर में आता है अनुशासन एवं संबंध प्रबंधन। अनुशासन, अनुशासन एवं संबंध प्रबंधन। बेटा जब हम किसी कार्य को करते हैं तो बेटा बिना अनुशासन के कार्य सही ढंग से हो ही नहीं सकता है। तो हमें बेटा अनुशासन के जो भी नियम बनाए गए हैं उसके बारे में हमें सभी को समय समय पर बताते रहना चाहिए। बेटा इसके अंतर्गत आता है नियमों का पालन, नियमों का पालन। जैसा कि अभी मैंने बोला कि जो भी नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि अनुशासन व्यवस्था बनी रहे। इसके अलावा आता है विवाद का समाधान। सेकंड नंबर में विवाद का समाधान। बेटा इसके लिए सप्ताह में या महीने में एक ऐसा दिन निर्धारित करना चाहिए जो भी समस्या हो, जो भी विवाद हो, उसका समाधान किया जाए। या तो फिर ऐसी कोई वो बनाना चाहिए जिसमें चिट के माध्यम से लोग अपनी समस्या को डालें और जिससे उनका नाम उजागर ना हो पाए।
अगले नंबर में आता है सेवा शर्तें एवं कल्याण। 10th नंबर में सेवा शर्तें एवं कल्याण। जो भी सेवा शर्तें हैं उनके लिए कल्याण के बारे में सोचना चाहिए और उनके वेलफेयर के बारे में सोचते रहना चाहिए। उनको समय से वेतन देना है, अवकाश का सदुपयोग करने के लिए, उनकी पदोन्नति के लिए और उनके पेंशन के लिए भी बात करते रहना चाहिए। तो इसके अंतर्गत आता है सबसे पहले नंबर में वेतन। समय समय पर जो भी शिक्षक हो या लिपिक वर्ग हो या अन्य कर्मचारी हैं, समय समय पर उनका वेतन दिया जाना चाहिए। अगले नंबर में आता है इसी में अवकाश। बेटा चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे अन्य कोई हो, उनको अवकाश के सदुपयोग के बारे में भी बताते रहना चाहिए। अगले नंबर में आता है पदोन्नति। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको समय समय पर पदोन्नति देनी चाहिए, मतलब उसको पद में उन्नति देनी चाहिए, उसका प्रमोशन होना चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो सके और उस कार्य को और अच्छे ढंग से कर सके। अगले नंबर में पेंशन। इसके अलावा बेटा पेंशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आगे उनका जीवन यापन सही ढंग से हो सके। तो बेटा अब हम बात करते हैं कि विद्यालय की जो भी सफलता होती है वह इस बात पर निर्भर करती है कि मानवीय संसाधन कितने प्रभावी है कि नहीं। मतलब कि जो भी मानवीय संसाधन हमें प्राप्त हुए हैं वो सही दिशा की ओर जा रहे हैं कि नहीं, वो कितने प्रभावी और सही ढंग से उनका कार्य हो रहा है कि नहीं। तो मानवीय संसाधन में बेटा मानवीय संसाधनों की योजना बनाना हो गया, भर्ती एवं चयन प्रक्रिया हो गया, चयन प्रक्रिया। इसके अलावा बेटा प्रशिक्षण का विकास किस तरह से करना है, कार्यों का विभाजन और दायित्वों का निर्धारण करना, समय समय पर मोटिवेट करते रहना अर्थात प्रेरणा देते रहना, फिर पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन। भाई सुपरविजन जब तक नहीं होगा तो हम सही ढंग से मार्गदर्शित कैसे हो पाएंगे। फिर इन सभी चीजों का मूल्यांकन करना चाहिए, अनुशासन संबंधी नियमों को भी फॉलो करते रहना चाहिए और जो भी वेलफेयर के बारे में, सेवा शर्तों के बारे में कहा गया है उसको भी सही ढंग से पालन करना चाहिए। तो बेटा ये थे कुछ मुख्य मानवीय संसाधन से संबंधित क्या क्या कार्य हो सकते हैं। बेटा अगले टर्न में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।